है गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 8 जिसमें हमारा विषय है साइंस विज्ञान। उसमें हम पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसलों का उत्पादन एवं प्रबंध। इसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से फसलों का उत्पादन किया जाता है, किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे हम फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है, ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझू अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर बूझू का एक सवाल है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, किस तरह से जंतु और मनुष्य अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या फिर दोनों से प्राप्त करते हैं। ठीक, यहाँ पर बूझो का एक और सवाल है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इसका आंसर दे रखा है, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है जिससे कि सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके। ठीक, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित रूप से उत्पादन, उसका उचित मैनेजमेंट, प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता है एवं जिसको ज़रूरत है उसको उस हिसाब से वितरण करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कृषि पद्धतियाँ के बारे में दे रखी हैं, तो आइए जानते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य केवल घुमंतु थे। वो कृषि करना नहीं जानते थे। वो एक जगह जाते थे, वहाँ का सारा भोजन ख़त्म हो जाता था, फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहाँ पर भोजन की तलाश में अपना वहाँ भोजन इकट्ठा करते थे, खाते थे, पीते थे। जब वहाँ पर भी ख़त्म हो जाता था तो वो तीसरी जगह चले जाते थे, मतलब कि वो घुमंतु थे, उन्हें कृषि करना नहीं आता था। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। ठीक है, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरह से हमने कृषि करना शुरू किया। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि फसल किसे कहते हैं। ठीक, जब एक ही तरह के पौधे बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गई। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसी के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इस विविधता के बाद भी मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है,
एक है हमारा खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। ठीक, खरीफ फसलें वह होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उन्हें खरीफ फसल कहते हैं, जो सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, खरीफ फसल के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। अब जानते हैं रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे कि अक्टूबर से मार्च तक ठंडी होती है, तो सर्दियों में ये रबी फसल को उगाया जाता है। ठीक है, उसी तरह खरीफ फसल को बरसात में उगाया जाता है। ठीक है, रबी फसलें हो गई गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब रबी फसलें हैं जिनको सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं। इसके अलावा कई फसलों पर, जैसे कि दाल, सब्जियां, जो कि गर्मी में उगाई जाती हैं, ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। ठीक है, आधारित फसल पद्धतियाँ। अब वो जो जानना चाह रहा है उसके कुछ क्वेश्चन है दिमाग में कि क्या धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि धान को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जो कि शीत ऋतु में संभव नहीं है। तो इसका आंसर दे रही है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, जो क्योंकि बरसात से उसको पानी की आपूर्ति हो जाती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं, जो आगे दिए गए हैं। तो क्या है पद्धतियाँ? पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, एक मिट्टी तैयार करना। जब मिट्टी तैयार हो जाती है, फिर उसके अंदर हम बीज बोते हैं, जिसे हम बुआई कहते हैं। फिर उसके बाद खाद और उर्वरक देते हैं, ताकि जो है फसल ज़्यादा अच्छे तरीके से उत्पन्न होए। उसके बाद हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। खरपतवार से सुरक्षा ये देखते हैं कि कोई अवांछित फसलें ना उसके साथ उग गई हों। ठीक है, जब फसल तैयार हो जाता है तो हम कटाई करते हैं और लास्ट में हम उसका भंडारण करते हैं। तो ये 7 पद्धतियाँ हैं फसलों को उगाने की। तो चलते हैं एक एक करके हम इन सबको जानते हैं। सबसे पहला हमारा है मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे जड़ें जो हैं भूमि के गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, उन्हें ऑक्सीजन आसानी से मिल पाता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता करते हैं, इसको देखते हैं। जो पोली मिट्टी होती हैं, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। जब मिट्टी पोली होती है तो उसमें केंचुआ, छोटे छोटे जीव आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। यह हम जानते हैं कि इनको जो है किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी को करते हैं पलट कर उलट कर पोला बना देते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, जो ह्यूमस हमारे पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, यह एक हमारा सवाल है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि मिट्टी में खनिज होते हैं, जल होते हैं, वायु होते हैं और कुछ सजीव भी होते हैं, जो पौधों को उगने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे मृत पौधे एवं जीव जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जो जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले जितने भी पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं, वह पोषक पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों में वृद्धि करने में सहायक होती हैं। जो हमारी मिट्टी होती है उसके नीचे के कुछ पोषण कुछ सेंटीमीटर ही हैं, जिसमें हमारे पास सभी पोषण उपलब्ध होते हैं, जो मिट्टी को जड़ों को पोषक पदार्थ प्रदान करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक पद्धति है। ठीक, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं जुताई। ठीक है, जुताई इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी होती है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है।
जुते हुए खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है और बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक है। यह कार्य पाटल के द्वारा आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। क्यों? इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है ताकि मिट्टी गीली हो जाए अच्छे से। अब हम जानते हैं कृषि के औजार के बारे में कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हमारा हो गया हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। यहाँ दे रखा है हल। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, इसे हम कहते हैं जोत। ये जो डंडा सा है इसे हम कहते हैं जोत। ये जो नीचे दे रखा है इसे हम कहते हैं फाल। ये वाला पोर्शन हमारा है फाल, ये हमारा है जोत, और ये जो है नीचे इसको कहते हैं हम शेफ्ट, हल शेफ्ट। ठीक है, हल शेफ्ट कहते हैं। अब हम हल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद और उर्वरक मिलाने, खरपतवार को निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे कि घोड़े हो गए, ऊँट हो गए की सहायता से भी खींचा जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ बैल हो, इसमें ऊँट और घोड़े का भी उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे हम फाल कहते हैं। ठीक है, जो तिकोनी पत्ती सी होती है उसे हम फाल कहते हैं, जो नीचे मिट्टी को खोदता चलता है। और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। जो लंबी लकड़ी होती है, ठीक है, इस टाइप में जो होता है, इस चीज़ को हम हल शेफ्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1a में मैंने दिखा दिया है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। सो अब लकड़ी के हल के बजाय लोहे के हल का यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब हम जानते हैं कुदाली के बारे में। यह एक सरल औजार है। कुदाली आप सब अपने घर में भी देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे होता है, फिर इसमें एक लकड़ी लगा होता है। ठीक, ये होता है कुदाली जो मिट्टी खोदने के काम में आता है। ठीक, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ें होती हैं। ये हमारा या तो लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का भी हो सकता है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेटें होती हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं कुदाली, ये मुड़ी हुई प्लेट है जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं। ये पकड़ है जो बैलों के ऊपर रखा जाता है, इसे हैंडल कहते हैं। और ये हमारी जोत है, ठीक है, जो लोहे की छड़ है, सो लगी हुई होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये देख सकते हो आप। और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, और दूसरा सिरा जो है ये हमारा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। आइए हम देखते हैं कल्टीवेटर के बारे में कि कल्टीवेटर क्या होता है। ये भी एक प्रकार का औजार है जो मिट्टी को पोला करने के काम आता है। ठीक, ये हमारे देख सकते हो यहाँ पे ये लोहे का होता है। पहले के टाइम में हम ज़्यादातर जो है कृषि करने के लिए हल का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो है जनरेशन इस तरह से डेवलप हो रही है, तो आजकल हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। और बैलों का मतलब यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं क्योंकि इससे काम जो है हमारा जल्दी हो जाता है और बीजें अच्छे से बराबर दूरी पे आराम से लग जाता है और मिट्टी भी ईजिली जो है खुद जाती है। ठीक है, सो ये देख सकते हो लोहे का ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है, ये इस तरह से होता है और इसके पीछे ये लोहे के ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, जो मिट्टी के खोदने के काम आते हैं। सो आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, मतलब कि मेहनत भी कम लगती है और जल्दी भी हो जाता है।
अब हम सेकेंड प्रोसेस को जानते हैं, बुआई। ठीक है, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है बुआई। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पर बीजों का चयन के लिए पहेली कुछ कहना चाहती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात उसने देखा कि कुछ बीज जो हैं तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्या आप बता सकते हैं क्यों तैरने लगे? इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाल डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। देखा आपने क्या नोट किया? क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छा विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना भी आवश्यक है। सो जानते हैं परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरती है। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये है कीप, जिसके अंदर बीज डाला जाता है और नीचे बराबर बराबर दूरी पे एक एक बीज जो है हर जगह अपने आप ही ये लग जाते हैं। तो ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका है, पुराना तरीका है। ठीक, अब जो है कुछ नए तरीकों के बारे में जानते हैं। ये है सीड ड्रिल। यहाँ चित्र देख सकते हो कि यहाँ पर बीज डाले जाते हैं। ठीक है, इसमें बीज डाला जाता है और यहाँ ये इक्वल दूरी पे बराबर दूरी पे मिट्टी के नीचे ये क्या नाम है बीज यहाँ से डाला जाता है और यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक, और यहाँ से निकल के फिर पीछे से ये मिट्टी को बराबर भी कर देते हैं, मतलब ढक भी देते हैं। जैसे कि आगे है पीछे है, आगे है पीछे है, आगे है पीछे है। मान लो यहाँ से बीज गिरा, नीचे इक्वल दूरी पे इन्होंने नीचे गड्ढा करके डाल दिया और फिर पीछे वाला आया तो इसने इसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। इसका मतलब ये है कि इसका क्या हो रहा है कि ये है यहाँ पर बीज डाले जा रहे हैं और पीछे से इसको मिट्टी से ढक दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बीज जो है पक्षियों के द्वारा खाने से बचाने का भी काम आ रहा है कि पक्षी इसे चुग ना ले। ठीक, सो सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल, जो कि दिखाया गया है चित्र में, जो मैंने अभी बताया आपको, का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इक्वल दूरी होती है और गहराई भी बराबर ही होता है। यह निश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी के द्वारा ढक जाए। इससे बीज को पक्षियों के द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। यहाँ आप बूझो का एक सवाल है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हुए हैं? तो इसका आंसर पहेली देती है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों के द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। ठीक, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषण एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है।
अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। मान लो पौधे अगर बहुत सारे पास पास हैं तो ये एक ही जगह से मिट्टी को सभी पोषण तत्व लेंगे, जो कि पूरे हर पौधे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उसी तरह ये सनलाइट है कि हर किसी को प्रॉपर मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि सनलाइट भी बराबर प्राप्त हो और पोषण तत्व भी बराबर प्राप्त हो मिट्टी से, तो ये पौधों को उखाड़ कर बराबर बराबर दूरी में, थोड़ी थोड़ी दूरी में लगा दिया जाता है, जिससे कि इसको सूर्य की किरणें भी आसानी से प्राप्त होए और प्लस ये अपना पोषण तत्व जितने भी हैं वो भी इजीली प्राप्त कर सके। ठीक। अब हम जानते हैं, पढ़ते हैं खाद एवं उर्वरक को मिलाना। अब हमने पहला कर लिया मिट्टी को पोला करना, दूसरा हमने बुआई के बारे में जाना। अब हम जानेंगे खाद एवं उर्वरक को किस तरह से मिलाते हैं। वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक तत्व स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यहाँ बूझो का सवाल है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों नहीं उगते हैं? ये बूझो का सवाल है। तो जानते हैं इसका जवाब। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ठीक है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। ऑफकोर्स देखो, अगर एक मिट्टी पे हम बार बार पौधे उगा रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी समय नहीं दे रहे हैं रिकवर करने के लिए, तो एक समय के बाद उसके सभी भी पोषण तत्व जितने भी होंगे सब खत्म हो जाएंगे, है ना। जब खत्म हो जाएंगे तो पौधों को कुछ मिलेगा ही नहीं, और जब पौधों को पोषण तत्व मिलेगा ही नहीं तो ये उगेंगे कहाँ से, है ना। तो यही बताया जा रहा है कि फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसानों में जो है खाद डालते हैं। यह प्रक्रम जो है खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, अर्थात जितना उन्हें खाद मिलना चाहिए अगर उतना नहीं मिल पाता है तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद जो है एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। मतलब पौधे खराब हो जाए या जीव जंतु खराब हो जाते हैं, उनके जितने भी अपशिष्ट होते हैं उससे जो प्राप्त होते हैं उसे कार्बनिक खाद जो है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, जैविक पदार्थ कहते हैं। इससे जो है हमारी मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं और इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ जो होते हैं खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए के द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं, है ना। आपने यहाँ एक क्रियाकलाप दे रखा है कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इसमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित बीज छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ए, बी अथवा सी का निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। और गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए, इसमें कुछ मत मिलाइए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है, ठीक है। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? तो सबसे जो है अधिक होगा, जैसे कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद्य से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फोट, पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान अथवा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु
उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी एक स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों को प्रतिपूर्ति हो जाती है मतलब, ठीक है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य एक तरीका है फसल का चक्रण। मतलब एक फसल उगाया, फिर दूसरी फसल उगाया, फिर कुछ समय के लिए छोड़ देना और फिर तीसरी फसल उगाना, ठीक है। मतलब अलग अलग। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उर्वरक और खाद्य, इससे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद्य के बीच अंतर बताया गया है, ठीक है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, वही खाद्य जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर अथवा पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, दूसरी ओर खाद का जो है खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। और इधर खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में पाया जाता है, वही खाद में पादप पोषण इसकी तुलना में थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। लेकिन उर्वरक हमारा जो है ज़्यादा लाभदायक है और उर्वरक से हम पौधे तो अच्छी तरह से उगा सकते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी के लिए ये थोड़ा मतलब हेल्पफुल नहीं है। मतलब मिट्टी को थोड़ा सा इससे नुकसान होता है। अब खाद के लाभ बता रखे हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ हम ये वाला जो है डिस्कशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसकी नेक्स्ट जो है चैप्टर आएगा पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 जिसमें हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।